बच्चों, आज हम राजस्थान बोर्ड की कक्षा 12th का प्रथम अध्याय संबंध और फलन इस कक्षा में पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, संबंध के बारे में हम बात शुरू करते हैं उससे पहले थोड़ा गौर कीजिए कि समाज में हम बहुत सारे संबंधों को अपने इर्द गिर्द देखते हैं। जैसे ए बी का पिता है, ए सी की माता है, भाई का, बहन का, ये सारे संबंध अपन अपने आसपास देखते हैं। लेकिन गणित विषय में इस संबंध की क्यों आवश्यकता पड़ी उसके बारे में आज हम विचार करेंगे। तो पहला अध्याय शुरू करते हैं, संबंध और फलन। देखिए, तो देखिएगा, अपन ने 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था समुच्चय। तो वहाँ पर अपन ने कुछ समुच्चय बनाए थे, जैसे प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो मैं एक समुच्चय लेता हूँ नेचुरल नंबर, जिसको n से डिनोट करते थे आप लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। आपने ये समुच्चय जरूर देखा होगा। इसमें सारे प्राकृत संख्याएं हमने रखी। देखिए, पहले तो अपन ने संख्याओं को संग्रहित करके समुच्चय बनाया था, सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह बनाया, जिसे अपन ने समुच्चय बोला। अब इस समुच्चय में जो अवयव हैं, आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 10 तक मैंने अवयव लिखे हैं, बाकी भी आगे इसी तरह से चलते रहेंगे। तो ये जितने अवयव हैं, इनके बारे में हम कुछ जानकारियाँ और भी हासिल कर सकते हैं। हम ये हासिल कर सकते हैं कि क्या इन प्राकृत संख्याओं में आपस में किसी तरह का रिलेशन बना हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं 2 को लेता हूँ, 2 और 4 में कोई रिलेशन का पता लगा सकते हैं, अपन संबंध का पता लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। आप कहेंगे बच्चों कि जो 4 है वो 2 का वर्ग है, यानी कि जो 4 की वैल्यू है वो 2 के स्क्वायर के इक्वल है। क्या कोई और संबंध आप बता सकते हैं? इनमें संबंध बिल्कुल बता सकते हैं। आप कहेंगे सर 4 जो है वो 2 से 2 अधिक है, ये एक दूसरा संबंध आपने बना दिया। इसी प्रकार 3 और 9 में कुछ बनाकर देखें अपन, ये आपका 3 है और ये आपका 9 है। 3 और 9 पर अपन बात करें तो बच्चे कहेंगे सर 9 जो है 3 का वर्ग है, क्या ये एक संबंध नहीं हुआ? और बच्चे कोई दूसरा संबंध भी इसमें निकाल सकते हैं, कहेंगे कि 9 जो है वो 3 से 6 अधिक है, ये भी एक संबंध बन गया। तो हम देखते हैं कि इन प्राकृत संख्याओं के व्यवहार को ज़्यादा अच्छे तरीके से बच्चों समझ सकते हैं। कब? अगर हम इन संबंधों की जानकारी प्राप्त कर लें। तो आपने देखा कि गणित में संबंधों की कितनी महत्ता है। ये तो एक समुच्चय था, आपने लिया प्राकृत संख्या। एक z की बात कर लूँ मैं, z पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय है। -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। बच्चों, ये एक नया समुच्चय अपन ने लिया। तो आप देख सकते हैं कि इस समुच्चय 1 का -1 के साथ क्या संबंध हो सकता है, ये विचार करके ले लीजिए। तो आप कहेंगे कि इस 1 को अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो -1 आ जाएगा। ये एक प्रकार का संबंध हो गया। आप कहेंगे 1 बराबर 1 गुणा -1, क्या ये एक संबंध नहीं बना? आप कहें 2 और -2 में संबंध, या 3 और -6 में संबंध। 3 और -6 में संबंध प्राप्त करना चाहें तो कैसे करेंगे कि 3 ये लिखा आपने -6 और ये लिखा 3, किससे गुणा करूं कि ये कोई संबंध आपके सामने उपस्थित हो जाए? आप इसको गुणा कर सकते हैं किससे? -2 से। तो आप कहेंगे -6 और 3 में क्या संबंध है? जब 3 को -2 से गुणा किया जाता है तो -6 के बराबर हो जाता है, तो ये भी एक संबंध बन गया। तो एक समुच्चय से दूसरे समुच्चय में संबंध बनाए जा सकते हैं। क्यों बनाए जाएंगे? क्या आवश्यकता पड़ी? इन संख्याओं के व्यवहार को अधिक बेहतर तरीके से समझने के लिए। एक समुच्चय के अवयवों के आपस में भी संबंध स्थापित किए जा सकते हैं, और संबंध को अपन पूरे चैप्टर में जब पढ़ेंगे R से प्रदर्शित करेंगे। जरूरी नहीं है R से, P से भी कर सकते हैं आप चाहें तो, आप R1 से भी कर सकते हैं, आप R2 से भी कर सकते हैं, लेकिन रिलेशन का पहला अक्षर अपन R जनरली लेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता ये किस नियम से संबंधित होंगे, उस नियम का फर्क पड़ता है। तो संबंध के बारे में आपने जानकारी हासिल की। आपने कहा यहाँ पे 4 और 2 का एक संबंध है। क्या संबंध है?
2 का वर्ग 4 है। इस बात को बच्चों बताने के लिए मैं क्रमित युग्म का प्रयोग करूंगा। आपने द्विम निर्देशांक ज्यामिति में क्रमित युग्मों का अध्ययन किया है, उसको हम आगे परिभाषित करेंगे, लेकिन अभी आपको इतना जान लेना है कि 2 अवयवों में संबंध को बताने के लिए क्रमित युग्म का प्रयोग किया जाता है। अब क्रमित युग्म से कैसे दिखाएंगे? आप कहेंगे कि 2,4, 2 का संबंध 4 के साथ है। क्या संबंध है? जो 4 है 2 का वर्ग है। दूसरे तरीके से कह सकते हैं 4 जो है वो 2 से अधिक है। ये हम पर डिपेंड करता है कि हम किस प्रकार का संबंध आपस में बना रहे हैं, लेकिन संबंध 2 अवयवों में बनने के बाद हम किससे प्रदर्शित करेंगे उसको? क्रमित युग्म से। ये ध्यान रखना है। इसी प्रकार 9 और 3 का संबंध दिखाने के लिए 3,9 इस प्रकार से क्रमित युग्म है। तो 3 9 के साथ संबंधित है। इस क्रमित युग्म का कहना यह है कि 3 9 के साथ संबंधित है। ओके, अब क्रमित युग्म को परिभाषित करना आवश्यक है, क्योंकि आपने देखा कि संबंध के लिए क्रमित युग्म की आवश्यकता पड़ेगी, तो क्रमित युग्म को जानना आवश्यक है। क्रमित युग्म किसे कहते हैं? क्रमित युग्म वह, जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, क्रमित युग्म में क्रम की प्रधानता होनी चाहिए। अगर किसी युग्म में क्रम की प्रधानता है तो उसे क्रमित युग्म कहते हैं। अब क्रम की प्रधानता का अर्थ भी समझ लेना चाहिए। क्रम की प्रधानता का अर्थ होता है क्रम बदलने से मान बदल जाना या पहचान बदल जाना। तो हमने इसी तरह से परिभाषित किया है। देखिए क्रमित युग्म को, ये क्रमित युग्म इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डर पेयर। लिखा है ऐसे युग्म जिनके घटकों में क्रम की प्रधानता होती है क्रमित युग्म कहलाते हैं। घटक कौन से? क्रमित युग्म में जैसे 2 3 है तो ये पहला घटक और ये दूसरा घटक। पहले लिखा जाएगा पहला घटक, दूसरी बार किसको लिखा जाएगा? दूसरे घटक को लिखा जाएगा। तो क्रम की प्रधानता होती है। क्रम बदलने से क्या बदल जाती है? पहचान बदल जाती है। ग्राफ से भी अपन ने समझने की कोशिश करते हैं इसको। देखिए एक क्रमित युग्म है 4,6, यहाँ आएगा x एक्सिस और y एक्सिस के सापेक्ष उसकी जगह कौन सी होगी? ये वाली होगी। अगर मैं इसको बदल दूं, 4,6 को 6,4 कर दूं तो क्या जगह चेंज नहीं हो जाएगी? ये देखिए 6,4 यहाँ आ गया, दूसरी जगह आ गई। जगह बदल गई तो मान बदल गया, पहचान बदल गई, तो क्रम की प्रधानता हुई कि नहीं? लेकिन समुच्चयों में क्रम की प्रधानता नहीं होती है। आपने समुच्चयों में पढ़ा है। देखिए एक समुच्चय लेते हैं 1,2,3। अगर इसका क्रम बदल दिया जाए, चेंज कर दिया जाए, कुछ भी ले लें, पहले 2 को ले लें, बाद में 3 को और बाद में 1 को ले लें, तो भी ये बराबर बने रहते हैं, समान बने रहते हैं, वही बात होती है। तो कहने का मतलब इसमें क्रम को चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ा। जबकि क्रमित युग्म में क्रम को चेंज करोगे तो वो बराबर कभी नहीं आएगा। 2,3 3,2 के बराबर नहीं होगा। क्यों? इसका स्थान अलग होगा, इसका स्थान अलग होगा। तो इसलिए इसमें क्रम की प्रधानता होती है, जैसा कि आपने देखा। अच्छा, क्रमित युग्म की बात हो गई। अब आगे बात करेंगे कार्तीय गुणन की। किन का कार्तीय गुणन? 2 समुच्चयों का कार्तीय गुणन। ये भी अपने संबंध में अहम भूमिका निभाएगा। तो कार्तीय गुणन देखिए, 2 समुच्चय हैं कोई भी ए और बी, उनका कार्तीय गुणन का मतलब क्या है? ए का प्रत्येक अवयव बी के सभी अवयवों से संबंध बना ले या जुड़ जाए। संबंध बनाने का मतलब जुड़ जाए, तो उसको कार्तीय गुणन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे भी लेंगे, उससे पहले गणितीय रूप में इस परिभाषा को और अच्छे बेहतर तरीके से समझते हैं। देखिए क्रमित युग्म 2 समुच्चय हैं ए और बी, और उनका कार्तीय गुणन अपने को देखना है। तो समुच्चयों का कार्तीय गुणन इंग्लिश में बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। इंग्लिश के नाम भी बच्चों को थोड़ा थोड़ा याद कर लेना चाहिए, आगे आपके उच्च क्लासों में ये काम आएंगे। देखिए 2 समुच्चय हैं बच्चों ए और बी, इनका कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी से परिभाषित किया जाता है। एक एक चीज को ध्यान से देखिए। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी से परिभाषित किया जाएगा ए और बी का कार्तीय गुणन। आएंगे क्या इसमें? क्रमित युग्म आएंगे। तो क्रमित युग्म का पहला अवयव किससे होगा? समुच्चय ए से। क्यों? पहले कौन सा समुच्चय ए क्रॉस बी में कौन दिखाई दे रहा है? ए, और दूसरा समुच्चय कौन है? बी। तो पहला अवयव ए से होना चाहिए, दूसरा अवयव बी से होना चाहिए। ऐसे सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय ए और बी का कार्तीय गुणन कहलाएगा। तो यही परिभाषा है आपके सामने, इसे आप पढ़ लीजिए। फिर आगे बात करते हैं कि ए क्रॉस बी का गणितीय रूप में, देखो यहां पर मैंने लिखा हुआ है, ए क्रॉस बी को गणितीय रूप में परिभाषित किया है।
इतनी सी परिभाषा जो 3 और 4 लाइनों में आपने लिखी है वो छोटे से एक लाइन में समाहित हो गई। गणित चीज़ों को छोटा करके बता देता है लेकिन उसका अर्थ व्यापक होता है। अब इसको समझ, अभी आपने कहा कि सारे कर्मित युग्म आएंगे A क्रॉस B में, जिनका पहला अवयव A का होगा और दूसरा अवयव किसका होगा, B का। तो कर्मित युग्म आएंगे तो ये कर्मित युग्म ले लिया, A, B एक कर्मित युग्म है, A भी चर राशि है, B भी चर राशि है, तो A प्रथम समुच्चय के सभी अवयवों को इंगित करेगा। ये जो B अवयव है दूसरा घटक, ये B समुच्चय के सभी अवयवों को इंगित करेगा। चर राशि का यही तो काम होता है, दिए गए प्रतिबंधों के अंतर्गत कोई भी मान ग्रहण कर सकने वाली राशि चर राशि कहलाती है। अचर राशि किसे कहते हैं? अचर राशि आपने छोटी क्लासों में पढ़ी है, जैसे 2, 5, 7, जिसका निश्चित मान होता है, लेकिन x, y, z, a, b इनके निश्चित मान नहीं होते। ये दिए गए प्रतिबंधों के अंतर्गत कोई भी मान ग्रहण करने की क्षमता अपने अंदर विकसित कर लेते हैं, इसलिए इन्हें चर राशि कहते हैं। तो a का मतलब सिर्फ एक अवयव नहीं है, ये समुच्चय के सभी अवयवों को दिखा रहा है। अगर समुच्चय A में मान लो कुछ अवयव हैं 1, 2, 3, 4, तो ये A का मतलब इन सभी अवयवों के बारे में कह रहा है। A का मतलब 1 भी होना चाहिए, 2 भी होना चाहिए, 3 भी होना चाहिए, 4 भी होना चाहिए। B समुच्चय में अगर कुछ अवयव ले लूं, जैसे कि मैंने ले लिया 5 और 6, तो बच्चों स्मॉल b का मतलब क्या हुआ? स्मॉल b का मतलब 5 भी हुआ और 6 भी हुआ। जो अगला घटक है B, ये दोनों अवयवों को प्रदर्शित करने का काम करेगा। तो चर राशि के बारे में नॉलेज होगी। तो A, B आपने क्या लगा दिया ब्रैकेट, तो ये क्या बन गया, कर्मित युग्म। सच दैट क्या काम करता है? सच दैट या फिर या तो ये 2 बिंदी लगा देते हैं या फिर ऐसा स्लेश, आपने देखा होगा समुच्चय को समुच्चय निर्माण विधि के रूप में जब लिखते थे तो ये चीज़ें आपके काम आती थी पिछली क्लास में। अब बात करते हैं कि सच दैट का वर्क क्या है। सच दैट अपने से पहले जो भी आता है उसको एक्सप्लेन करता है, उसके बारे में जानकारियां आगे देता है। तो कर्मित युग्म आया A, B, A और B क्या है? चर राशियां हैं, दोनों घटक चर हैं, तो वो A और B के बारे में एक्सप्लेन करेगा। अब आप भी बता दीजिए A कहाँ से आएगा? पहले समुच्चय से। तो A बिलोंग्स टू A और B बिलोंग्स टू B, ये इतनी बड़ी बात यहाँ पर कह दी गई है। अब A और B का कार्तीय गुणन, अब B और A का कार्तीय गुणन देखते हैं। तो B मैंने पहले बोला, तो पहले समुच्चय कौन आ गया? B आ गया। B क्रॉस A से परिभाषित हो जाएगा। अब कर्मित युग्म जो A, B आएगा उसका पहला घटक कौन है? A, और आपके पास पहला समुच्चय कौन है? B। तो जो पहला घटक है वो B में से आना चाहिए। तो देखिए A बिलोंग्स टू B, और जो दूसरा घटक है B, स्मॉल b, ये दूसरे समुच्चय से आना चाहिए A से। तो ये किससे आएगा? B बिलोंग्स टू A, आपके सामने लिखा हुआ है। अब A स्क्वायर ले लें। A स्क्वायर का मतलब A का A के साथ कार्तीय गुणन, A का A के साथ कार्तीय गुणन। तो इसमें पहला घटक भी A से होगा और दूसरा घटक भी A से होगा, तो परिभाषा चेंज हो जाएगी। कर्मित युग्म जो A, B लिखा जाएगा उसमें A और B दोनों समुच्चय A से होंगे। तो इस तरह से अपन इसको देखते हैं कि ये क्या है, 2 समुच्चयों के कार्तीय गुणन को। तो किसी समुच्चय का खुद के साथ भी कार्तीय गुणन निकाला जा सकता है, किसी समुच्चय A का किसी अन्य समुच्चय B के साथ भी कार्तीय गुणन निकाला जा सकता है, लेकिन वो क्या होगा? कर्मित युग्मों का समुच्चय, जिसमें पहला घटक पहले समुच्चय से, दूसरा घटक दूसरे समुच्चय से। तो इस तरह से अब अपन संबंध पर चलते हैं। आपने ऑर्डर पेयर देखा, ऑर्डर पेयर देखने के बाद आपने कार्तीय गुणन देखा। तो कर्मित युग्म और कार्तीय गुणन को परिभाषित करने के बाद अब संबंध को अपन परिभाषित करेंगे कि एक समुच्चय से दूसरे समुच्चय में या उसी समुच्चय का उसी समुच्चय में किस प्रकार जैसे अपन ने देखा था कि प्राकृत संख्याओं का खुद के अवयवों के साथ भी संबंध स्थापित किया जा सकता है। तो जरूरी नहीं है कोई दूसरे समुच्चय की आवश्यकता है, उसी समुच्चय में भी बात की जा सकती है। तो संबंध देखिए, उससे पहले संबंध से पहले अपन एक बार एक उदाहरण लेके A क्रॉस B को या B क्रॉस A को समझने की चेष्टा करते हैं, उसके बाद आगे संबंध को परिभाषित करेंगे। तो इसको थोड़ा अच्छे से और समझें। देखिए एक उदाहरण लेता हूं मैं A और दूसरा B समुच्चय। A समुच्चय में कुछ अवयव लिए मैंने 1, 2 अवयव ले लिए। दूसरा समुच्चय जो B है उसमें 3 और 4 ले लिए। A क्रॉस B मुझे निकालना है। तो जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैंने A क्रॉस B को जब परिभाषित किया था तो एक लाइन कही थी, 1, 2, 3, 4 ये लिख दिए, ये A और ये B। अब A से B में ऐसा संबंध
ए के अवयवों का बी के अवयव के साथ ऐसा संबंध कि ए का प्रत्येक अवयव बी के सभी अवयवों के साथ जुड़ाव महसूस करे, तो ये कार्तीय गुणन कहलाता है। अब देखिए, 1 का 3 के साथ भी संबंध विस्थापित हो जाए और 1 का 4 के साथ भी, तो मैं A क्रॉस B यहां पर आपके सामने निकाल देने वाला हूं। A क्रॉस B, देखिए संबंध की बात हो रही है तो कर्मित युग्म की बात निश्चित रूप से आएगी बच्चों। क्यों? क्योंकि संबंध, दो अवयवों के बीच में संबंध कौन बताता है, पहले ही बता चुका हूं, कर्मित युग्म। तो यहां पर देखिए 1 3 के साथ संबंध बना रहा है तो ये कर्मित युग्म बता देगा। उसके बाद 1 4 के साथ भी संबंध बना रहा है, दूसरा कर्मित युग्म इस बात को बता देगा। फिर 2 3 के साथ संबंध बना रहा है तो 2, 3 ये कर्मित युग्म इस बात को कह देगा। फिर 2 4 के साथ भी संबंध बना रहा है तो 2 4 के साथ ये कर्मित युग्म आपको इस बात के बारे में कुछ बता देगा। तो आपने क्या देखा, ए का प्रत्येक अवयव बी के सभी अवयवों के साथ जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया। तो ए क्रॉस बी यही तो कहता है कि ए का प्रत्येक अवयव बी के सभी अवयवों के साथ जुड़ जाए, संबद्ध हो जाए या संबंध बना ले, तीनों बातें एक ही हैं। तो ए क्रॉस बी कैसे निकाला जाता है, देखा आपने, कर्मित युग्मों का समुच्चय आ गया। बी क्रॉस ए निकालोगे तो बी पहले आ जाएगा, ए बाद में आ जाएगा। इसी प्रक्रिया के द्वारा आप बी क्रॉस ए भी निकाल सकते हैं। आगे ए का ए के साथ तो फर्स्ट भी ए ले लोगे आप, और दूसरा जो समुच्चय है वो भी क्या ले लेंगे, ए ले लेंगे। 1 2 1 2, 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 2 का 1 के साथ जुड़ाव और 2 का 2 के साथ जुड़ाव। कैसे लिखेंगे इस जुड़ाव को, 1, 1 पहला कर्मित युग्म, ये देखिए 1, 2 दूसरा कर्मित युग्म, 2, 1 तीसरा कर्मित युग्म, 2, 2 चौथा कर्मित युग्म। जितने कर्मित युग्म बन सकते थे, जितने जुड़ाव बन सकते थे, जितने संबंध बन सकते थे हमने बना दिए, आ गया आपका ए क्रॉस ए। इसी प्रकार आप बी क्रॉस बी भी निकाल सकते हैं। दोनों ही समुच्चय क्या लिए जाएंगे, आपके बी ले लिए जाएंगे। अब संबंध को परिभाषित करते हैं। देखिए संबंध को बताने का काम कौन करेगा, आपका संबंध को बताने का काम कर्मित युग्म करेगा दो अवयवों में। तो जरा देखिएगा, हम दो समुच्चय ले लेते हैं ए और बी, और ए से बी में संबंध को परिभाषित करते हैं। तो दो अरिक्त समुच्चय ए और बी हों, कोई भी हों, मान लीजिए ऐसा है, तब एक नियम आर जिसके अंतर्गत समुच्चय ए के अवयव समुच्चय बी के अवयव से संबद्ध हो जाए या जुड़ जाएं, तो जो आर नियम था वो कहलाता है संबंध। कौन से समुच्चय से कौन से समुच्चय में, समुच्चय ए से समुच्चय बी में। इसको मैंने परिभाषित किया है यहां पर। संबंध को देखिए, माना ए बी दो अरिक्त समुच्चय हैं, तब एक नियम आर होगा जिसके अंतर्गत क्या होगा, ए के अवयव बी के अवयवों से संबद्ध हो जाएंगे यानी जुड़ जाएंगे। जुड़ाव को किससे दिखाया जाता है, कर्मित युग्मों से। जुड़ जाएं तो ए से बी में एक संबंध कहलाता है। कौन कहलाता है, ये नियम आर। ये जो नियम है ना बच्चों आर, जिसकी वजह से जुड़े, जैसे आपने शुरुआत में ही देखा था, 2 का वर्ग 4 है तो 2 और 4 का संबंध बना रहे थे। 2 का वर्ग 4 है, 3 का वर्ग 9 है, 4 का वर्ग 16 है, नियम ही तो हुआ। वही नियम क्या कहलाता है, आपका संबंध कहलाता है। अब नियम कुछ भी हो सकता है, नियम वर्ग का हो सकता है, नियम क्यूब का हो सकता है, नियम 5 अधिक होने का हो सकता है, नियम 10 किसी संख्या से 10 अधिक होने का हो सकता है। तो 3 से 10 अधिक होने का, 3 से 10 अधिक कौन है, 13, 3 और 13 का संबंध बन जाएगा। तो किसी भी नियम से चीजें जुड़ सकती हैं, और जिस नियम से अवयव आपस में जुड़ेंगे उस नियम को क्या बोला जाएगा बच्चों, संबंध बोला जाएगा। और कहां से कहां बोला जाएगा, समुच्चय ए से समुच्चय बी में बोला जाएगा। किससे, समुच्चय ए से समुच्चय बी में। लेकिन आवश्यक थोड़ी है कि अपन दोनों समुच्चय अलग अलग ले। समुच्चय ए से समुच्चय ए में भी तो परिभाषित कर सकते हैं। नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में भी तो कोई संबंध स्थापित कर सकते हैं। जैसे नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर, इसमें लिया 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। यहां पर लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और आगे डैश, अनंत तक ऐसे अवयव।
तो ये इस समुच्चय n से n में एक संबंध स्थापित कर रहा हूं। संबंध का नाम r दे रहा हूं और r का मतलब कह रहा हूं a का b वर्ग होगा तो a b से जुड़ेगा। अब देखिए एक एक से जुड़ जाएगा। क्यों जुड़ जाएगा? क्योंकि एक का इस एक का वर्ग ये एक होगा। 2 4 से जुड़ जाएगा, 2 4 से जुड़ जाएगा, संबद्ध हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 का वर्ग 4 होगा, 3 का वर्ग 9 होगा। आगे भी ये बात कंटिन्यू चलती रहेगी। तो इन जुड़ावों को, इन संबंधों को किससे व्यक्त किया जाएगा? कर्मित युग्म से व्यक्त किया जाएगा। कर्मित युग्म मतलब 1 का संबंध 1 के साथ, 2 का संबंध 4 के साथ और 3 का संबंध 9 के साथ। आगे भी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि 4 का संबंध 16 के साथ। ऐसे और भी संख्याओं में आप संबंध बना सकते हैं। लेकिन यह महत्वपूर्ण बात क्या है? यह महत्वपूर्ण बात है कि आर सच दैट कौन से समुच्चय से कौन से समुच्चय में संबंध बना रहे हो? n से n में संबंध बनाया जा रहा है। जबकि यहां पर आपका R जो संबंध है समुच्चय A से समुच्चय B में बनाया जा रहा है। तो आपने देखा बच्चों, एक समुच्चय से दूसरे समुच्चय में भी संबंध बनाया जा सकता है और किसी समुच्चय का खुद के अवयवों के साथ भी संबंध। तो n से n हो गया ये संबंध, ये A से B हो गया, कोई B से A भी हो सकता है, C से D भी हो सकता है, B से B भी हो सकता है। हमें जो लिखा हुआ है उसको ध्यान से पढ़ना है कि किस समुच्चय से किस समुच्चय में संबंध बताया जा रहा है। अब देखिए इसको, अगर A जो समुच्चय है और जो B समुच्चय है उसके अवयव आपस में संबद्ध होते हैं। मान लो कोई A अवयव B से संबंधित है, तो इसको लिखा कैसे जाता है? आपने कहा संबंध को बताना है तो कर्मित युग्म की जरूरत पड़ेगी, तो आप कहेंगे सर A कोमा B लिख देंगे कर्मित युग्म। हाँ, लेकिन किससे बिलोंग करता है? ये बिलोंग करता है बच्चों R से। यानी कि इसका मतलब क्या पढ़ा जाएगा? ये देखो, ये लिखा हुआ आपके सामने। इसका मतलब क्या है? पहला समुच्चय जो A है उसका अवयव स्मॉल है और दूसरा समुच्चय जो B है ये स्मॉल है और दूसरा समुच्चय जो B है इसके अंदर सारे अवयवों को कौन प्रदर्शित कर रहा है? स्मॉल b। तो A और B के संबंध को इस तरह से लिखा जाता है कर्मित युग्म द्वारा, A कोमा B बिलोंग्स टू R। पढ़ने में क्या पढ़ा जाएगा? A B के साथ संबंध R के अंतर्गत जुड़ा हुआ है। इसको क्या बोलेंगे? अवयव A अवयव B के साथ संबंध R के अंतर्गत जुड़ा हुआ है। इसी बात को इस तरह से भी लिख सकते हैं, A R B। इसका मतलब भी वही होता है। देखिए संबंध का नाम दे दिया बीच में R, पहला अवयव A दूसरा अवयव B। तो A जो अवयव है B अवयव के साथ जुड़ा हुआ है संबंध R के द्वारा। अच्छा, अगर A B के साथ नहीं जुड़ा हुआ हो तो क्या लिख देंगे? इसको R को काट देंगे। अगर A B के साथ नहीं जुड़ा हुआ हो R के अंतर्गत तो इसको काट देंगे। क्या पढ़ा जाएगा? A B नॉट बिलोंग्स टू R। मतलब A B के साथ संबंध R के अंतर्गत संबंधित नहीं है। इसी बात को मैंने आगे लिखा है। देखिए, R के अंतर्गत A बिलोंग्स टू A का B बिलोंग्स टू B के साथ संबंध न हो तो इस बात को इस तरह से दर्शाते हैं। आप समझ गए होंगे बच्चों, ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब और ए बी नॉट बिलोंग्स टू आर का मतलब, ये दोनों चीज एक ही हैं। या तो ऐसे लिख दें या फिर ऐसे लिख दें, मर्जी है। जनरली कहीं अपन इस तरह से भी लिख देंगे और कहीं कहीं हम इस तरह से भी लिख देंगे, दोनों का मतलब तो एक ही है। आगे देखिए, अब यहाँ पर नोट पे नज़र डालिए। नोट पे नज़र डाल रहे हैं तो आप देखेंगे मैंने लिखा हुआ है कि ए से बी में कोई संबंध बनेगा तो ए क्रॉस बी का एक उपसमुच्चय होगा। इसी बात को मैंने आगे लिखा है। देखिए, ए बिलोंग्स टू ए का बी बिलोंग्स टू बी के साथ संबंध न हो तो इसे निम्न प्रकार व्यक्त करते हैं, ए नॉट रिलेटेड टू बी, ए बी नॉट बिलोंग्स टू आर। दोनों का मतलब एक ही हुआ बच्चों। अब नोट देखिएगा, नोट में क्या लिखा हुआ है कि समुच्चय ए से बी में कोई संबंध आर सदैव ए क्रॉस बी का एक उपसमुच्चय होता है। कारण क्या है? कारण ये है कि ए क्रॉस बी में तो ए के प्रत्येक अवयव को बी के सभी अवयवों के साथ जुड़ना पड़ता है और
कोई भी रिलेशन बने तो इससे बड़ा रिलेशन नहीं बन सकता। इस बात को हम आगे एक उदाहरण लेकर और बेहतर तरीके से समझेंगे। अब संबंध के बारे में इतनी बातें हुई, अब हमें ये पता होना चाहिए कि संबंध को हम कितने तरीकों से व्यक्त कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके लिए उपलब्ध जो तरीके हैं हमारे पास, जो विधियां हैं, दो हैं। एक तो नियम रूप और दूसरा रोस्टर रूप। देखिए, नियम रूप में क्या किया जाता है? नियम रूप के अंदर एक रिलेशन को, एक संबंध को प्रदर्शित करने के लिए सबसे पहले एक कर्मित युग्म लिया जाता है जिसके दोनों घटक चर राशियों में होने चाहिए। फिर सच दैट का साइन लगाया जाता है। देखिए, मैंने एक कर्मित युग्म लिया, सच दैट का साइन लगाया। सच दैट के बाद इस कर्मित युग्म मतलब इसके घटकों के बारे में कुछ बातें करनी होंगी। ARB मतलब जो भी नियम होगा जिससे कि A B से रिलेटेड है, A B से संबंध बनाता है, वो जो भी नियम है वो यहाँ पर लिखा जाता है सच दैट के बाद। वो नियम कुछ भी हो सकता है कि A B से बड़ा है, A B से छोटा है, A B से 5 अधिक है। कोई भी नियम के द्वारा A और B का जो संबंध बनेगा, वो संबंध का नियम जो है, वो जो प्रतिबंध है, वो सच दैट के बाद में बच्चों लिखा जाता है। उसके बाद A और B के बारे में बताया जाता है कि A और B कौन है। स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल A, मतलब कि स्मॉल a कैपिटल A जो समुच्चय है उसका एक अवयव है। वो कोई भी हो सकता है। जितने समुच्चय में अवयव होंगे A में, उन सबको रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? स्मॉल a। इसी टाइप से स्मॉल b किसको प्रदर्शित करेगा? समुच्चय B में जितने अवयव हैं उनका प्रतिनिधित्व कौन करेगा? स्मॉल b करेगा। तो B बिलोंग्स टू क्या हो गया? B। रोस्टर रूप में क्या करते हैं? रोस्टर रूप देखिए नीचे, दूसरा तरीका संबंध को व्यक्त करने का। रोस्टर रूप में जितने भी संबंध बनते हैं वो कर्मित युग्म के रूप में लिखे जाएंगे। पहले ही पढ़ चुके हैं कि कर्मित युग्म का काम क्या है? दो अवयवों के बीच में संबंध स्थापित करना या बताना। अब जितने भी अवयवों में संबंध स्थापित होंगे वो कर्मित युग्म से दिखाए जाएंगे। उन सभी कर्मित युग्मों का समुच्चय बना दीजिए, वो क्या बन जाता है? रोस्टर रूप। वो विधि क्या हो जाती है? रोस्टर विधि। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, बच्चे ज़्यादा बेहतर तरीके से इसको समझ पाएंगे। बच्चों देखिए, एग्जाम्पल में हमने लिया एक समुच्चय A जिसमें 5 अवयव हैं, 1 2 3 4 5। दूसरा समुच्चय बच्चों ने B लिया जिसमें 6 अवयव हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तथा A से B में कोई संबंध R इस प्रकार है। किस प्रकार है? यहां पर नियम दे रहे हैं। नियम क्या है? B जो है A से 1 अधिक है। B जो है वो A से 1 अधिक है। ये आपका प्रतिबंध हो गया संबंध बनने का। ठीक है, नियम रूप और रोस्टर रूप में इसको लिखना है तो सबसे पहले नियम रूप लिखते हैं। क्या बात हुई थी? नियम रूप में कैसे लिखा जा सकता है किसी संबंध को? कर्मित युग्म लेना पड़ेगा, उसके घटक दोनों चर राशियां होनी चाहिए। देखिए, AB है, XY हो सकता है, YZ हो सकता है। ये घटक AB की जगह कुछ और भी हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने एक कर्मित युग्म लिया। अब पहला घटक A और दूसरा घटक B, ये किस नियम से जुड़े हुए हैं? उस नियम की बात करें तो ये रहा आपके सामने नियम। नियम क्या कह रहा है? B जो है A से 1 अधिक होना चाहिए। तो A में 1 जोड़ दें तो B के बराबर हो जाना चाहिए कि नहीं? तो ये हो गया B बराबर A+1। इसका मतलब यही हुआ, तो नियम लिख दिया। अब A और B के बारे में जानकारी देंगे कि A और B कौन है साहब? A पहले समुच्चय का अवयव है, B दूसरे समुच्चय का अवयव है। पहला समुच्चय कौन है? देखिए A, और दूसरा कौन है? B, क्योंकि संबंध जो परिभाषित कर रहे हैं A से B में कर रहे हैं। तो यहां तो स्मॉल a होंगे और यहां पे b होंगे। कि ये जो A समुच्चय है इसके सारे अवयवों का प्रतिनिधित्व स्मॉल a करेगा। समुच्चय B के सभी अवयवों का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? स्मॉल b करेगा। तो आपने कह दिया A बिलोंग्स टू A और B बिलोंग्स टू B। इस तरह से ये नियम रूप आपका हो जाता है। बात रही रोस्टर रूप की, तो रोस्टर रूप आगे देखिए कैसे। आपका नियम क्या था? B बराबर A+1। इस प्रतिबंध के द्वारा ही A और B का संबंध बनना है। A का मतलब क्या है? पहला समुच्चय का अवयव। पहला समुच्चय कौन है? A। A में कितने अवयव हैं? 1 2 3 4 5। अभी आपने लिखा था, जो पीछे देखा था, A में कौन कौन अवयव है? 1 2 3 4 और 5। B में कौन कौन है साहब? B में है 1 2 3 4 5 और 6। ये अवयव। A बराबर क्या क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 3 4 5। A बराबर 1 लिया।
नियम में रखा a बराबर 1 तो b का मान कितना निकल के आया 2। तो बताओ 1 और 2 का, a और b मतलब 1 और 2 का संबंध बन गया। कैसे प्रदर्शित करेंगे? क्रमित युग्म से। 1, 2 बिलोंग्स टू r, मतलब कि 1 और 2 जो है आपस में संबंधित है। किसके अंतर्गत? संबंध r के अंतर्गत बच्चों। अब आगे चलते हैं। इसी प्रकार a बराबर 1 के बाद 2 ले सकते हो। इन तो सभी अवयवों को क्या बोला जाएगा? a, और इन सभी अवयवों को क्या बोला जाएगा? स्मॉल b। a बराबर 2 लिया तो 2 का किसके साथ बना बच्चों? 3 के साथ संबंध। इसी प्रकार 3 का किसके साथ बना? 4 के साथ। और 4 का किसके साथ बना? 5 के साथ। और 5 का किसके साथ बना? 6 के साथ। इन सभी क्रमित युग्मों का एक समुच्चय बना दीजिए और संबंध आपका परिभाषित हो जाएगा। ये कौन सा रूप हुआ आपका? रोस्टर रूप। रोस्टर रूप में संबंध को प्रदर्शित करने का क्या तरीका हुआ? सभी संबंधों के क्रमित युग्मों का समुच्चय बना देना। ठीक है बच्चों, आपने संबंध के बारे में आज बहुत जानकारी प्राप्त की। अब जो अगला भाग हम लेंगे इस अध्याय का, उसमें पढ़ेंगे कि संबंधों के कौन कौन से प्रकार हैं। तो इसके द्वारा हमें संबंधों को और बेहतर तरीके से जानकारी हासिल होगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।